नमस्ते दोस्तों। कहानी का वो हिस्सा जो यूट्यूब पर नहीं दिखा सकती, वो सब टेलीग्राम पर है। मेरी असली बिना कट वाली लंबी कहानी सुननी है, यूट्यूब पर तो सुना नहीं सकती। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है। कमेंट में टेलीग्राम लिंक है, तुरंत जाकर चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको पूरी 10,000 शब्दों वाली अनकट यही असली कहानी पढ़ने को मिल जाएगी। और सुनो, जो भी आज 15 अप्रैल को सब्सक्राइब करेगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, उनमें से आज रात मैं खास 5 लोगों से पर्सनली चैट करूंगी। हो सकता है एक आप हो, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी करो, मौका हाथ से न निकले। तो चलिए, अब शुरू होती है मेरी असली रसीली कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 28 साल की हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। घरेलू औरत हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी रसीली हूँ। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक लहराते हैं, और शरीर भी ऐसा कि साड़ी पहनकर चलूं तो नज़रें थोड़ी देर रुक जाती हैं। लेकिन मैं हमेशा सलीके से रहती हूँ, घर की इज्जत का ख्याल रखती हूँ। मेरे पति राजेश बहुत अच्छे इंसान हैं। वे फोटोग्राफी के शौकीन हैं और एक दिन उन्हें अमेज़न कंपनी में प्रोडक्ट की फ़ोटो खींचने का काम मिल गया। सैलरी पैकेज 20 लाख रुपए सालाना। सुनकर मैं खुशी से झूम उठी थी। घर में मिठाई बांटी, देवरों को भी बताया। मेरे 2 देवर हैं, बड़ा वाला अंकित 21 साल का, छोटा वाला अमित 20 साल का। दोनों ही बहुत शैतान हैं, फ्लर्टी हैं, लेकिन दिल के साफ हैं। वे मुझे कुछ नहीं छुपाते और मैं भी उनसे कुछ नहीं छुपाती। हम तीनों की बातें ऐसी खुली होती हैं कि बाहर का कोई सुन ले तो शायद चौंक जाए, लेकिन घर के अंदर तो सब सामान्य है। एक शाम की बात है, राजेश ऑफिस से थके हुए आए थे। मैं रसोई में चाय बना रही थी। दोनों देवर सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। अंकित ने अचानक पूछा, भाभी, भैया ने सुहागरात में क्या क्या किया था? हमें तो बताओ ना, हम भी तो सीखें। मैं हंस पड़ी, चाय का कप हाथ में थमा दिया और बोली, अरे पागल, सब हागरात वाली रात तो ऐसी होती है कि एक एक पल याद रह जाता है। राजेश ने मुझे पहले तो गले लगाया, फिर धीरे धीरे, अरे छोड़ो, तुम्हें क्या बताऊं। वो तो रात भर मुझे ऐसे चूमते रहे जैसे कोई फूल को महकाता हो। अमित ने आंख मारते हुए कहा, भाभी, फूल को महकाने में तो बहुत समय लगता है ना, और आपकी महक तो बहुत तेज होती होगी। मैंने उनकी पीठ पर हल्का थप्पड़ मारा और बोली, चुप रहो शैतानों, तुम्हारी भाभी हूं मैं, माँ समान। लेकिन हाँ, राजेश ने मुझे वो रात बहुत रसीली बना दी थी। दोनों हंस पड़े। बातें ऐसे चलती रही कि रात के 10 बज गए। उसके बाद के दिन सामान्य रूप से बीतते रहे। राजेश सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते, शाम को लेट आते। अमित और अंकित कॉलेज से आकर घर में मस्ती करते। एक दिन सुबह अमित ने कहा, भाभी, आज मार्केट चलना है, कुछ सामान लेना है, बाइक से चलें? मैंने हामी भर दी। साड़ी पहनी, दुपट्टा अध ठीक किया, बाइक पर पीछे बैठी। अमित ने बाइक स्टार्ट की। जैसे ही निकले, उसने थोड़ा तेज स्पीड ली। हवा में मेरे बाल उड़े लगे। अचानक वो बोला, भाभी, आप कितनी गुदगुदी है। पीछे बैठकर भी लग रहा है जैसे कोई नरम चीज़ छू रही हो। मैंने तुरंत डांट लगाई, अमित, ध्यान से चलाओ, सब मत किया करो, गिर जाएंगे। वो हंसा और बोला, सॉरी भाभी, अब नहीं करूँगा। लेकिन सच कहूँ तो आपकी गुदगुदी किसी को भी पागल कर सकती है। मैं चुप रही, लेकिन मन में थोड़ा सा अजीब सा लगा। मार्केट पहुँचे। मैंने कुछ कपड़े देखे, फिर अंडरगारमेंट्स की दुकान पर गई। ब्रा और पैंटी चुन रही थी। अमित मेरे साथ ही खड़ा था। वो बहुत गौर से देख रहा था। मैंने कहा, तुम बाहर खड़े रहो ना। वो बोला, नहीं भाभी, मैं तो मदद कर रहा हूँ। ये वाली अच्छी लग रही है, सॉफ्ट है। उसकी नज़रें मेरे हाथों पर टिकी थीं। मैंने जल्दी से सामान लिया और बिल कराया। घर लौटे। मैंने बैग खोला तो देखा कि अंडरगारमेंट्स गायब हैं। दिमाग एकदम सही जगह गया। मैं सीधे अमित के कमरे में गई। बेड शीट हटाई तो वही दुकान के पैकेट बेड के नीचे रखे थे। मैंने उसे बुलाया,
अमित, ये क्या है? तुमने मेरे कपड़े क्यों उठाए? वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ नीचे देखता रहा। मैं समझ गई कि बात कहाँ जा रही है, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया। बोली, देखो अमित, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, माँ समान हूँ, मान सम्मान है। लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए तो साफ साफ बोलो, मैं तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। उसने आंखें उठाईं। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपनी छोटी बहन रीता का नंबर दिया। ये लो, बात करो, वो तुम्हारे हिसाब की है। अमित ने नंबर सेव किया। उस शाम मैंने रीता को फ़ोन किया और घर बुला लिया। रीता आई, दोनों देवरों के साथ बैठकर बातें हुई। रीता और अमित की बातें अच्छी चल रही थीं। अंकित भी पास बैठा था। उसने अचानक कहा, भाभी, मुझे भी चाहिए। मैं हंस पड़ी। अंकित, तुम शादी के लायक हो, शादी कर लो, मैं देख लूंगी। उसने हामी भर दी। अगले कुछ हफ्तों में हमने अंकित की शादी की तैयारी शुरू कर दी। रिश्ते देखे गए, एक अच्छी लड़की मिल गई, शादी तय हो गई। शादी के दिन घर में धूम थी। मैंने साड़ी पहनी, मेकअप किया। अंकित ने मुझे देखकर कहा, भाभी, आज आप बहुत रसीली लग रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चुप करो, आज तुम्हारी शादी है। शादी हो गई। अंकित बिजी रहने लगा, उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन अमित अभी भी फ्लर्ट करता रहता था। छोटी छोटी बातों में डबल मीनिंग निकालता। कभी कभी तो ऐसे देखता कि लगता है जैसे कोई बात छुपा रहा हो। मैं तंग आ चुकी थी। राजेश, मेरे पति भी अब शक करने लगे थे। शाम को घर आते तो पूछते, प्रिया, अमित आजकल तुम्हारे आसपास ज़्यादा क्यों मंडराता है? कुछ तो बात है। मैं हैसर टाल देती, अरे पागल, वो तो मेरा बच्चा जैसा है, तुम्हें शक कैसा? लेकिन अंदर से मुझे बहुत बुरा लगता। मैं तो दोनों देवरों को अपने बेटे समान समझती थी। उनके लिए कुछ भी गलत सोचने का सवाल ही नहीं था। पर अमित की ये शैतानी अब ज्यादा हो रही थी। हर रोज की बातें अब मुझे परेशान करने लगी थी। सुबह उठकर मैं नहाती, साड़ी पहनती, बालों में तेल लगाती और रसोई में चली जाती। अमित कॉलेज से लौटता तो सीधा रसोई में आ जाता। भाभी, आज क्या बना रही हो? लगता है कुछ मीठा मीठा, कहकर वो मुस्कुराता। मैं समझ जाती कि बात कहाँ जा रही है। मैं चुपचाप चाय बनाती और बोलती, अमित, चुप रहो, चाय पी लो और पढ़ाई करो। लेकिन वो रुकता नहीं। कभी कभी तो मेरे पास खड़ा होकर फ़ोन में कुछ वीडियो दिखाता और कहता, भाभी, देखो, ये वाली कितनी रसीली है, आपसे भी ज़्यादा। मैं उसे घूर कर देखती और कहती, अमित, ये सब बंद करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, माँ समान। एक दिन सुबह मैं रसोई में चाय बना रही थी। अमित पीछे से आकर बोला, भाभी, आजकल आपकी चाल में भी कुछ नया है, जैसे कोई मिठास घुल गई हो। मैंने मुड़कर उसे घूरा। अमित, बस करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, भाभी, शादी तो कर लूँगा, लेकिन पहले तो आपसे सीख लूँ। आपकी तरह रसीली तो कोई नहीं। मैंने चाय का कप उसके हाथ में थमाया और बोली, देखो, मैं तुम्हें बेटा मानती हूँ, ये फ्लर्ट बंद करो, वरना राजेश को बताऊंगी। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक बनी रही। उसके बाद मैंने सोचा, अब इसकी शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। मैंने अपनी छोटी बहन रीता से फिर बात की। रीता पहले से ही अमित से बात करती थी, लेकिन अब मैंने उसे घर बुलाकर साफ साफ कहा, रीता, अमित अच्छा लड़का है, तुम दोनों की बातें बढ़ा लो, शादी कर लो। रीता शर्माई और हामी भर दी। फिर मैंने अमित को बुलाया। अमित, अब शादी की तैयारी करो, रीता तुम्हारे लिए सही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपकी बात मान ली, लेकिन शादी के बाद भी तो आपसे सीखना पड़ेगा। मैंने उसे डांटा, बस अब ये डबल मीनिंग बंद। शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रौनक आ गई। मैं साड़ी की दुकान गई, अमित के लिए शेरवानी चुनने गई। वो मेरे साथ था। दुकान पर जब मैंने एक लाल साड़ी ट्राई की तो वो बोला,
भाभी, ये वाली आप पर बहुत रसीली लग रही है, रीता को भी ऐसी ही साड़ी दिलवा दो। मैंने हंसकर कहा, अमित, अब तुम्हारी शादी है, अपनी दुल्हन पर ध्यान दो। लेकिन उसकी नज़रें फिर से मेरी तरफ घूम गईं। मैंने मन में सोचा, बस कुछ दिन और सब ठीक। शादी की तैयारियों में पूरा घर लगा हुआ। मेरी सास रोज़ सुबह मंदिर जाती, पूजा करती और कहती, प्रिया बेटा, अमित की शादी अच्छे से हो जाए। राजेश ऑफिस से आकर सामान की लिस्ट बनाते। अंकित अपनी पत्नी के साथ मदद करता। रात को हम सब बैठकर लिस्ट बनाते, सामान खरीदते। एक शाम हम सब बैठे थे। अमित ने अचानक कहा, भाभी, शादी के बाद पहली रात क्या करना पड़ता है? आपने भैया से पूछकर बता दो ना। सब हंस पड़े। मैंने लजाते हुए कहा, अरे शैतान, वो सब रीता खुद बता देगी, तुम चुप रहो। लेकिन अंदर से मुझे लगा कि ये लड़का अभी भी नहीं सुधरा। आखिर शादी का दिन आ गया। घर में शहनाई बज रही थी, मेहमान आ रहे थे। मैंने लाल साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया, बालों में गजरा लगाया। अमित ने मुझे देखकर कहा, भाभी, आज आप दुल्हन से ज़्यादा रसीली लग रही हो। मैंने उसे आंख दिखाई और बोली, चुप करो, आज तुम्हारी दुल्हन रीता है, उसका ख्याल रखो। शादी हुई। अमित और रीता एक दूसरे के गले लगे। रात हो गई, सब थक कर सो गए। मैं और राजेश अपने कमरे में थे। अचानक रात के 12 बज गए। दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो अमित खड़ा था, चेहरा लाल, आंखें नीची। भाभी, नींद नहीं आ रही। आज आज क्या करना होता है? रीता पूछ रही है। मेरा दिल धड़क उठा, थोड़ा सा डर भी लगा। राजेश सो रहे थे। मैंने अमित को अंदर बुलाया, लेकिन दरवाज़ा खुला रखा। बैठो अमित, देखो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें सब बता देती हूँ। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ सलाह है। रीता तुम्हारी पत्नी है, उसे सम्मान दो। पहले तो उसे प्यार से गले लगाओ, धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरो, फिर उसके कान में प्यार भरी बातें कहो। वो रात तुम दोनों की है, लेकिन जल्दबाजी मत करना। रीता को सहज महसूस कराओ, जैसे कोई फूल को खिलाता है वैसे ही। मैंने उसे सारी बातें विस्तार से बताईं। देखो अमित, पहले तो रीता के पास बैठो, उसका हाथ अपने हाथ में लो, धीरे धीरे उसकी आंखों में देखो, कहो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। फिर उसके कंधे पर हाथ रखो, लेकिन जोर से नहीं, बहुत प्यार से। उसके बालों को सहलाओ, रीता शर्माएगी तो उसे हंसाओ। धीरे धीरे उसके होठों पर किस करो, लेकिन जल्दी मत करो। वो रात तुम दोनों की है, तो उसे यादगार बनाओ। उसके शरीर को छूते वक्त भी प्यार से छुओ, जैसे कोई नाजुक चीज़ हो। वो तुम्हारी पत्नी है, उसे खुश रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अमित, रीता को महकाओ, जैसे राजेश मुझे महकाते थे। अमित ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में अब शैतानी नहीं, बस शर्म थी। मैंने अंत में कहा, अब जाओ, रीता इंतज़ार कर रही होगी। और याद रखो, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, कभी भी गलत मत सोचना। अमित ने सिर झुकाकर कहा, भाभी, आपकी बात है तो सब ठीक होगा। और वो चला गया। सुबह हुई, मैं रसोई में थी। अमित आया, चेहरा खुशी से चमक रहा था। भाभी, आपकी बात काम आई, रीता बहुत संतुष्ट है। हम दोनों रात भर एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। जो भी मैंने किया वो आपकी सलाह से निकला। शुक्रिया भाभी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। देखा, मैंने कहा था ना। अब रीता का ख्याल रखना, और ये फ्लर्ट वाली बातें बंद। वो हंसा और बोला, अब नहीं भाभी, अब तो पूरा ध्यान रीता पर। उसके बाद घर में खुशियाँ दोगुनी हो गईं। कुछ दिन बाद अचानक पता चला कि अंकित की पत्नी यानी मेरी बड़ी देवरानी के पेट में बच्चा है। हम सब खुश हो गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। 9 महीने पूरे होने पर हम उसे अस्पताल ले गए। वहाँ उसकी एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई। घर में लक्ष्मी आई, पूरा परिवार जुट गया। मैंने बच्ची को गोद में लिया और कहा, ये हमारी छोटी राजकुमारी है। अंकित और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। मैंने सबको कहा, ये खुशखबरी आप लोगों की दुआओं से आई है। अगर आप भी अपने घर में ऐसी लक्ष्मी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए।
3-4 महीने बाद अमित और रीता के घर में भी खुशखबरी आई। रीता के पेट में भी बच्चा था। अब घर और भी खुशहाल हो गया। अमित अब बिल्कुल बदल गया था। फ्लर्ट तो दूर, वो रीता का ख्याल रखता, बच्चे की तैयारी करता। राजेश की जॉब भी अच्छी चल रही थी। मैं अब सास जैसी बन गई थी। दोनों बहुओं को संभालती, बच्चों को प्यार करती। दोस्तों, ये थी मेरी पूरी कहानी। शुरू में थोड़ा मसाला था, थोड़ा सस्पेंस भी कि कहीं अमित के साथ कुछ हो न जाए। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, नज़रें मिलती थीं तो एक अजीब सी बेचैनी होती थी। लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ। मैंने हमेशा रिश्तों की इज्जत की, देवरों को अपना बेटा माना, उनकी हर छोटी बड़ी बात को माँ के प्यार से संभाला। घर की चार दीवारी में जो भरोसा था वो कभी नहीं तोड़ा। आज जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो गर्व होता है। घर में 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दोनों बहुएं हैं जो मुझे माँ कहकर बुलाती हैं। शाम को सब साथ बैठकर हंसते बोलते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए परिवार की बातें करते हैं। वो सुकून, वो हंसी, वो एक दूसरे पर भरोसा, ये सब आज भी जिंदा है। सच तो ये है कि ज़िंदगी में टेम्पटेशन बहुत आती है। फ्लर्टिंग में एक अलग ही थ्रिल होता है। वो छुप छुप कर बातें, वो मुस्कान, वो अनकही चाहत। लगता है जैसे कुछ पल के लिए दुनिया रुक गई हो, लेकिन वो सिर्फ पल भर का है। अगर उस पल में रिश्तों को तोड़ दिया जाए तो बाद में जो खालीपन आता है वो कभी नहीं भरता। असली मिठास तो रिश्ते निभाने में है। वो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ, वो विश्वास, वो इज्जत जो आप अपने परिवार को देते हो, यही जीवन को सार्थक बनाती है। फ्लर्ट मजाक में ठीक है, लेकिन जब रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए तो समझ लो कि मजाक खत्म हो चुका है। संयम रखना आसान नहीं होता, लेकिन उसी संयम में असली ताकत छुपी है। उसी से परिवार टिकता है, उसी से घर में खुशियाँ बसी रहती हैं। मैंने वो रास्ता नहीं चुना जो आसान लग रहा था, बल्कि वो रास्ता चुना जो सही था। और आज मुझे कोई अफसोस नहीं, बल्कि हर सुबह उठकर लगता है कि मैंने सही फैसला लिया था। तो दोस्तों, मेरी रसीली भाभी वाली कहानी का मोरल यही है, टेम्पटेशन चाहे कितनी भी मीठी लगे, रिश्तों की इज्जत और परिवार की खुशी उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। फ्लर्टिंग में मज़ा ले सकते हो, लेकिन रिश्ते निभाने में ही असली सुकून और मिठास है। संयम रखो, इज्जत रखो, क्योंकि आखिर में वही चीज़ें रह जाती हैं जो तुमने तोड़ी नहीं, बल्कि संभाली है। अगर मेरी ये कहानी दिल को छू गई हो तो दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और रसीली सच्ची कहानियाँ तुम तक पहुँचती रहें। जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं आपसे चैट करूँगी। खुश रहो, रिश्ते निभाओ और टेम्पटेशन में कभी इतना मत बहना कि घर उजड़ जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर और अपना ख्याल रखना।